नमस्कार आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। जैसा आपकी सभी को पता है, मैं क्रम वाइज आपको आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू क्रम वाइज करवा रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको हिस्ट्री के करवाए थे, हिस्ट्री के भी मैंने तीनों युग करवा दिए हैं। ठीक है, अभी गांधी युग बचा है, आधुनिक बचा है, कुछ पार्ट तो मैं करवा दूंगा, बाकी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये जो पीवाईक्यू थे लगभग 25 से 30 साल के, ये भी मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, अलग अलग टॉपिक वाइज मैंने करवाए। ठीक है, इसके बाद मैंने जियोग्राफी का शुरू किया है और जियोग्राफी का आज ये लास्ट वीडियो रहेगा। इसके पहले मैं लगभग जो है 3 से 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। हर वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा लास्ट वीडियो रहेगा जियोग्राफी का। इसके साथ ही पॉलिटी के मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पॉलिटी के जो पीवाईक्यू थे एनटीपीसी के, वो भी अपलोड हो चुके हैं। आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। इसके बाद ये जियोग्राफी के जो लास्ट ये पीवाईक्यू है, लास्ट इसका टॉपिक है, लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं आपको इकोनॉमिक्स के करवाऊंगा। ठीक है, तो जुड़ जाएगा हमारे साथ, बहुत ही बेहतरीन आपको तैयारी देखने को मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम इसमें 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कितने? 40 क्वेश्चन। हर एक वीडियो मैंने 50-50 करवाए थे, इसमें 40 ही हैं। लगभग हमारे 300 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, और तो इसमें हम सबसे पहले खनिज संसाधन पढ़ेंगे। जो खनिज संसाधन जो इस टॉपिक के अंदर से जो पीवाईक्यू है इसके बारे में। फिर इसके बाद प्रमुख हवाई अड्डे पढ़ेंगे। भारत की प्रमुख मिट्टियों से भी जो क्वेश्चन आए, जलोढ़ हो गई, काली मिट्टी हो गई, कपासी मृदा किसे कहते हैं, आदि आदि के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद भारत की जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है, कैसे वन पाए जाते हैं, कहाँ क्या पाया जाता है, कौन सा डेल्टा है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये अमृतसर में स्थित है। अमृतसर कहाँ है? अमृतसर जो है पंजाब में है। ठीक है, अगला है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो विश्व का सबसे जो व्यस्त समुद्री मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये है ऑप्शन नंबर तीसरा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। तो तीसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक अंतर्देशीय नदी पत्तन है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन घाटी के विशाल भीतरी इलाकों का हिस्सा है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कोलकाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राज नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा शहर है जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों के नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये परियोजना यहाँ नहीं चलाई गई है। तो ये हैदराबाद है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो कांडला बंदरगाह जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा है जो दुनिया का पहला जो पूरा सौर से चलता है। ठीक है, सौर एनर्जी से यानी कि सौर ऊर्जा से चलता है। तो कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो कौन सा है? तो ये ऑप्शन कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और कोचीन कहाँ है? कोचीन केरल में। ये भी आपको याद रखना है। अगला है भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम बताएं। तो भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन जो डेक्कन क्वीन है। ठीक है, तीसरा से 70 होगा। अगला है वर्ष में सुएज नहर खोली गई तथा इसने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बॉम्बे की कड़ी को भी मजबूत किया। तो कब, किस वर्ष में जो है इसको खोला गया था? तो ये 1869 में खोला गया था। कहाँ? 1869 में सुएज नहर को खोला गया था। ठीक है, अब आपको बताता हूँ सुएज नहर के बारे में, आप इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए आपको क्या, ये हमारा देश भारत दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ से लंदन से, तो ठीक है, ये लंदन से पहले ऐसे घूम के जाना पड़ता था, दूर लगता था। जब इसके बाद सुएज नहर खोल दी गई तो लंदन से सीधा ऐसे मुंबई आ जाता था। तो जो हमारी ये वाली दूरी है ये कम है, ये वाली दूरी जो ये कम है। ठीक है, और यहीं पे आप देख रहे होंगे ये सुएज नहर है, ये सुएज कैनाल कहा गया है। तो मैंने आपको बताया पहले यहाँ से यहाँ घूम के आना पड़ता था, मुंबई या भारत, ये आपको दिख रहा होगा। लेकिन अब इसके माध्यम से आसानी से जो दूरी कम हो गई। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। देखिए, सुएज नहर साल 1869 में खोली गई थी। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो इस साइड क्या है? भूमध्य सागर है, और इस साइड क्या है? लाल सागर है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती कौन सी?
तो कौन से जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। इस नहर को खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। वही बात है, यहाँ पहले यहाँ से यहाँ आना पड़ता था यूरोप, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से सीधा इस स्वेज नहर से आने के बाद 7,000 किलोमीटर की दूरी जो एक्स्ट्रा घूमना पड़ रहा था, ये सीधा यहाँ से कम हो गया, ठीक है। इससे भारत के बाजार तक पहुँच आसान और किफ़ायती हो गई। अगला है, रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा नाम क्या है? तो RLWL का जो पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, जैसे रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, तो बी यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, किस नदी खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी खंड को जाना जाता है। एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक प्रकार की है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार की कैसी पर्वत श्रृंखला है? तो ये एक प्रकार की वलित पर्वत श्रृंखला है। अब वलित क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वलित पर्वत श्रृंखला किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले आप पर्वतों के प्रकार समझिए। तो पर्वतों का सबसे पहला प्रकार होता है वलित, वो जो मैंने आपको बताया हिमालय पर्वत जो वलित प्रकार का पर्वत है। अब वलित क्या है? जब दो टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं तो परत ऊपर की ओर ढकेलती है और जो सिलवटें या झुर्रियाँ बनते हैं, हिमालय, आक्स, रॉकीज और एंडीज पर्वत के उदाहरण हैं। अब देखिए, जैसे एक टेक्टोनिक प्लेट है, 2 टेक्टोनिक प्लेट है, अब जब ये ऐसे ऐसे पास आएंगे तो ये बीच वाला हिस्सा क्या ऊपर जाएगा? जब मान लीजिए ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगी तो बीच वाला हिस्सा ऊपर जाएगा। तो ये वलित पर्वत है जब 2 टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक, ऊपर की ओर ढकेलती हैं, तो जो बीच का भाग है जो ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं? पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले लावा के जमाव से ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। अब आपको ज्वालामुखी के बारे में पता होगा, ये मैं आप देखें, ये हमारी क्या है? ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है, ठीक है। आप लोग चीज़ें बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है? नीचे मैग्मा भरा है, खूब मैग्मा भरा है, नीचे ये मैग्मा है। अब जब ये मैग्मा बाहर आता है, जब ये मैग्मा क्या है? बाहर आता है, कुछ इस प्रकार आता है, ठीक है। तो जब ये मैग्मा है नीचे, जब ये बाहर आता है तो ये क्या कहलाता है? ये लावा कहलाता है। क्या कहलाता है? लावा कहलाता है, ठीक है। यही लावा, तो ये जब ऊपर ऐसे बन जाता है, इसका ये बन जाता है, तो ये क्या कहलाता है? इसी को जो है ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ये करते हैं। अगला है अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत किसे कहा जाता है? इसको भी आप लोग समझ लीजिए। अपशिष्ट पर्वत बाह्य दूतों के मलबे के जमाव से अपशिष्ट पर्वत बनते हैं। बिहार का पारसनाथ अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो पर्वतों के प्रकार मैंने 3 प्रकार से आपको बता दिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? तो कौन सा राज्य जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो 12वें का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, गुजरात भी स्थित है, और यहाँ पे देखिए गुजरात की आपको सीमा लग रही होगी पाकिस्तान से। देखिए पंजाब भी स्थित है, क्योंकि पंजाब भी पाकिस्तान से सटा है। इसके बाद राजस्थान भी स्थित है, ये राजस्थान भी स्थित है, लेकिन हरियाणा स्थित नहीं है। तो ABC तीनों हैं ये स्थित है, यहाँ से ABC तीनों हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी विश्व में सबसे अधिक आबादी वाली है? तो सबसे अधिक आबादी वाली नदी घाटी कौन सी है विश्व में? ये गंगा नदी घाटी है। अब आपको पता गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री से निकलती है। अगला है, दक्षिण भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस मृदा की उपस्थिति इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है? तो किसकी बनाती है? तो ये बनाती है लेटराइट मृदा। तो एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण बनता है? तो कौन सा बनता है? तो पश्चिमी विक्षोभ बनता है। बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? ये 4 विकल्पों में से तो कोचीन बंदरगाह है। कौन सा? कोचीन बंदरगाह है, याद रखिएगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा? तो आपको पता होगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश था, ठीक है। तो 4 यहाँ से सही उत्तर। अगला, गंगा की सहायक नदी। गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए, जो कोसी है गंडक है, सोन है, लेकिन सतलज नदी जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। एक यहाँ से उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है? तो भारत का प्रमुख जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ये पंजाब हरियाणा का मैदान है। तो तीसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है? देखिए, बंदरगाह 2 प्रकार से बनते हैं, ये तो कृत्रिम है, ये तो प्राकृतिक है। प्राकृतिक मतलब खुद का खुद उनका निर्माण हो जाता है,
और कृत्रिम मतलब उनको मानव द्वारा बलपूर्वक बनाया जाता है। तो कृत्रिम बंदरगाह यानी कि मानव द्वारा उसने हस्तक्षेप करके बनाया है। तो एक इसका सही उत्तर होगा चेन्नई बंदरगाह, इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो कौन सा मार्ग है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो चार इसके जो जिला मतलब जो जिला दर्रा। अगला है नागालैंड की राजधानी है, तो नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है भारत के किस राज्य में सफेद रेगिस्तान स्थित है? तो सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में स्थित है सफेद रेगिस्तान। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? तो बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये उड़ीसा है। कौन सा? उड़ीसा, याद रखिएगा। ठीक है। अब्रक का अगर पूछे तो अब्रक का आंध्र प्रदेश है, ये भी याद रखेगा। ठीक है। और अगर यूरेनियम का पूछे तो झारखंड जादूगोड़ा की खदान है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो पवन चक्की ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं बहती? यानी कि जो अरब सागर में नहीं बहती है, यानी अरब सागर में नहीं गिरती है वह नदी, तो वह नदी कौन सी है? तो अरब सागर में न गिरने वाली नदी महानदी है। ठीक है। महानदी कौन सी है? महानदी। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड किस को कहा जाता है? शिलोंग को कहा जाता है। ठीक है। चार यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है भारत में रिवर डॉल्फिन नदी पाई जाती है, तो भारत में रिवर डॉल्फिन नदी पाई जाती है, तो किस नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? किस नदी में पाई जाती है इस नाम की मछली? तो घाघरा नदी में जब पाई जाती है। ठीक है। और घाघरा को ही सरयू नदी कहा जाता है। ठीक है। तो घाघरा नदी जब अयोध्या में पहुंचती है तो इसको सरयू नदी कहा जाता है, जब अयोध्या से बाहर होती है तो इसको घाघरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और जब एक पहाड़ों पे घाघरा नदी पहुंचती है तो इसको करनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है। अगला है वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किस शहर में किए गए थे? किस शहर में किए गए थे? तो कराची शहर में किए गए थे। अब सिंधु घाटी जल समझौता है क्या? ठीक है। कुछ नदियां जो है भारत से पाकिस्तान की ओर जाती है, जैसे हमारी एक सिंधु नदी हो गई, सतल नदी हो गई, ब्यास नदी हो गई, चिनाब नदी हो गई, रावी नदी हो गई। इनके अंदर बहुत सारी नदियां जो भारत से पाकिस्तान की ओर जाती है। अब नदियों को हम रोक तो सकते नहीं उनका पानी। ठीक है। तो इसके चल के क्या विवाद होता था, तो तीन तीन नदियों के समूह में बांट दिया गया। तो तीन नदियों का पानी जो है भारत 80% उपयोग करेगा और 20% पाकिस्तान, और तीन नदियों का पानी जो है पाकिस्तान 80% उपयोग करेगा, 20% भारत उपयोग करेगा। और इसमें जो मध्यस्थता की थी किसने? ये विश्व बैंक ने की थी। 1960 में सिंधु जल समझौता किया गया था। ठीक है। कहाँ? कराची में किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानक समय को सही ढंग से दर्शाता है? तो भारतीय मानक समय ढंग को कौन सा दर्शाता है? तो GMT यानी कि ग्रीन विच मीन टाइम और 5.5 घंटा। तो सी यहाँ से तीसरा यहाँ से 70 होगा। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप समानता निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के लिए जाना जाता है? तो किस प्रकार की जलवायु के लिए जाना जाता है? तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए जाना जाता है। चार इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो प्री मानसून, बौछार, नार्वेस्टर, काल वैसाखी से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल और असम। तो दूसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है सेव रोय पहाड़ियाँ का एक हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है ये आपको बताना। ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। किसका? पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो यहाँ से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो 34 का सही उत्तर को रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सा शहर है साबरमती नदी के तट पर स्थित? अहमदाबाद शहर स्थित है, ये भी याद रखिएगा हमारा 4। अगला है भारत में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक और औसत तापमान की सीमा कितनी है? तो इसकी सीमा लगभग कितनी है? तो इसकी सीमा है 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस। तो 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला है गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? तो गंगा नदी किस राज्य से नहीं गुजरती? तो ये मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती। तीसरा इसका सही उत्तर होगा।
अगला है देखिए गंगा नदी। तो गंगा नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड से निकलती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, बलिया से बाहर निकलती है उत्तर प्रदेश के। फिर इसके बाद बिहार में बहती है, झारखंड में बहती हुई पश्चिम बंगाल में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा गंगा नदी बांग्लादेश से होकर गुजरती है। बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जाता है किस नदी को, या फिर पद्मा के नाम से किस नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है? तो गंगा नदी को जाना जाता है। या फिर गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में मिलकर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और यहीं से एक फरक्का नामक स्थान से गंगा नदी जो है 2 भागों में विभक्त हो जाती है। तो एक जो लाइन है, एक शाखा जो है, एक बांग्लादेश चली जाती है जिसे पद्मा कहा जाता है, और एक कोलकाता की तरफ चली जाती है जिसे हुगली कहा जाता है। ठीक है, तो हुगली नदी आपने सुना, कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा है। अगला है एक निश्चित समय पर लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेखों के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो जनसंख्या पिरामिड के रूप में जाना जाता है। अगला है करेवा जो मिट्टी गाद का प्रकार है, यह भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत को जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। एक इसका सेक्टर होगा। जो करेवा मिट्टी है ये केसर के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा भारत में पाई जाती है जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा जो है बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है। तो मेरे कथन के मुताबिक मैंने आपको इसमें 40 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, तो लगभग हमारे 300 क्वेश्चन लगभग हो गए, क्योंकि मैंने 5 से 6 वीडियो ज्योग्राफी की, जिसमें से वर्ल्ड ज्योग्राफी तथा इंडियन ज्योग्राफी सम्मिलित है, ये मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, इसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स आएगा, भारत के इकोनॉमिक्स, PYQ, NTPC PYQ। इसी प्रकार टॉपिक वाइज मैं आपको पूरी चीज़ें जो PYQ के रूप में करवा दूंगा। आप लोग जुड़ जाइएगा मेरे साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।